Good morning, students. I am Kartar Chaudhary, lecturer at Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start e-lecture on differential amplifier by using op-amp. op-amp की सहायता से डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट व्हाट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर. Differential amplifier, as its name, it is the amplifier which first difference the two inputs each applied at inverting and non-inverting amplifier and then amplified it at output. So डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स दोनों पे इनपुट अप्लाई किया जाता है और अलग वे से हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक दोनों का कॉम्बिनेशन है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज दोनों इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई किया जाता है और दोनों का इनपुट का डिफरेंस होके एम्पलीफाई किया जाता है जिससे कि नॉइज को भी इनपुट पे ही सप्रेस कर दिया जाता है. और वी कैन से इट इज़ बेटर एबल टू रिजेक्ट कॉमन मोड नॉइज या कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज एट द इनपुट टर्मिनल्स. और दूसरा जो इसका एडवांटेज होता है बैलेंस इनपुट रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है सर्किट पे. तो इस पर इन एडवांटेज की वजह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका ज़्यादा यूज होता है. अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के और किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 3 कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर को 3 तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है. एक ओप-एम्प लेके या 2 ओप-एम्प लेके या 3 ओप-एम्प लेके, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 1 ओप-एम्प, डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 2 ओप-एम्प और डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 3 ओप-एम्प. सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 1 ओप-एम्प. जैसा कि सर्किट में दिखाया है, एक बार मैं इसको पूरा फाइल को बता देता हूँ ताकि आपके नोट्स पर्पज से ठीक रहेगा, फिर बात करते हैं. डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग 3 op-amp, प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 1 op-amp. यस, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, 2 इनपुट अप्लाई किए गए हैं VA एंड VB. मान लीजिए VA इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया गया थ्रू R1 एंड VB नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया गया थ्रू R2 एंड R3. यानी VB अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में बी द वोल्टेज विच आर एट द जंक्शन ऑफ R2 एंड R3. यानी R2 और R3 और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का जो जंक्शन हो रहा है उस पर मान लीजिए वोल्टेज V1 है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सीधा सीधा V1 वोल्टेज मिल रहा है और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे VA वोल्टेज अप्लाई हो रहा है. अब बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और क्या इसका आउटपुट वोल्टेज होगा. डेरिवेशन ऑफ वोल्टेज गेन, यानी वोल्टेज गेन का फॉर्मूला या फिर मैं कहूँ आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला प्राप्त करते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं. तो जो ये इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में मान लीजिए 2 इनपुट दिए हैं और दोनों इनपुट अलग अलग इनपुट टर्मिनल पे गिवन है, तो इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. यानी एट ए टाइम किसी एक इनपुट को अप्लाई करके दूसरे को ग्राउंड करके और उसकी वजह से आउटपुट पे क्या वोल्टेज होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मान लीजिए कि इनपुट पे VA वोल्टेज अप्लाई किया है और उस केस में VB को 0 कर देते हैं, यानी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं और सीधी सी बात उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं. तो VA की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है उसका नोटेशन में मान लेता हूँ VOA, यानी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट वोल्टेज VA. और इसका फॉर्मूला आप सर्किट में एक बार फिर से देख सकते हैं. जब VA अप्लाई किया है और B को आपने 0 कर दिया, यानी ग्राउंड कर दिया है, रेजिस्टेंस R2 को ग्राउंड से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया,
तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो बना है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का बना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसका वोल्टेज गेन और आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक में आउटपुट होता है वी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन इंटू वी इन। यहाँ पे वी इन वी ए हो जाएगा, तो वी नोट ए यानी वी ओ ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी ए। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जब वी बी को जीरो कर दिया तो सर्किट आपका बना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू इनपुट। तो ये आउटपुट वोल्टेज होगा ड्यू टू वी ए। अब बात करते हैं कि वी ए जीरो कर दिया जाए और वी बी को एक्टिव किया जाए, उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहले वी वन कैलकुलेट करेंगे, वी वन कैलकुलेट करके और फिर वी ओ बी कैलकुलेट करेंगे। तो वी वन क्या होगा, देखिए वी बी से जो करंट फ्लो होगी वो इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से अंदर तो पास होगी नहीं, क्योंकि आर आई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम इज़ वेरी वेरी हाई टेंस टू इन्फिनिटिव। तो सारी करंट वी बी से पास होके वी वन जंक्शन से आर थ्री होते हुए ग्राउंड हो जाएगी, यानी आर टू और आर थ्री सीरीज में प्रतीत होते हैं, सेम होते हैं। तो इस केस में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो वी वन क्या होगा, इस जंक्शन से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज, और कैलकुलेट करें तो वोल्टेज डिवीजन रूल से सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। वी वन इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज यानी वी बी इंटू उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है। तो आपको वी ए किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, आर थ्री के अक्रॉस। मैंने पहले भी बताया था, जिस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वहाँ से लेके ग्राउंड तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज सोर्स उनका एल्जेब्रिक सम, उस पॉइंट पे वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे तो एक ही रेजिस्टेंस है, यानी सारा जो वोल्टेज जो आर थ्री का अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वी वन पर उपलब्ध है। यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, वी वन पर जितना वोल्टेज था वही तो इसको इसमें डिसिपेट होगा, खर्च होगा। तो वी वन की वैल्यू हो जाएगी इनपुट वोल्टेज वी बी इंटू उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। अब वी वन मिल गया तो वी ओ बी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा वी ओ बी, इस केस में जब आपने वी ए जीरो कर दिया था तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक बना, और इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज या गेन फॉर्मूला होता है वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा है, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक इज वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो ये गेन है, और इनपुट वोल्टेज वी वन है जिसकी वैल्यू यहाँ पुट की हुई है। तो इक्वेशन 3 आपको मिल गई, वी ओ बी इक्वल्स टू दिस। अब अगर आर वन आर टू की जगह आर वन पुट कर दें और आर थ्री की जगह आर एफ पुट कर दें, तो इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगी, वी बी अपॉन आर वन प्लस आर एफ इंटू आर एफ ब्रैकेट में वन प्लस आर एफ बाई आर वन। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो वी ओ बी की वैल्यू मिल गई आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन इंटू वी बी, जिसको इक्वेशन 4 दे दिया है। तो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ बोथ आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इंडिविजुअल इनपुट वोल्टेज सोर्स। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे और एल्जेब्रिक सम किया, तो आउटपुट वोल्टेज में वी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू वी ए प्लस आर एफ बाई आर वन बाई वी बी इंटू वी बी, सॉरी। इसको सोल्व करने पे आया माइनस आर एफ अपॉन आर वन और इंटू ब्रैकेट वी ए माइनस वी बी, इक्वेशन 5। और फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ गेन का होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन, यानी इक्वेशन 5 से वी इन बोले तो वी वन वी ए माइनस वी बी। अगर इसको वी नोट के नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया जाए तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो गेन बन जाएगी, यानी गेन वोल्टेज गेन इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और इट विल बी इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाई आर वन। यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन होगा माइनस आर एफ बाई आर वन, जो कि आइडेंटिकल है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक के। और वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज होगा माइनस आर ए बाई आर वन इंटू डिफरेंस ऑफ बोथ इनपुट वोल्टेज वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे वी ए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज और वी बी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे लगाया गया वोल्टेज। इस तरीके से डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो इनपुट का डिफरेंस करके और आउटपुट पे एम्पलीफाई करके देता है।
और इसको 2 ऑप एम्प का यूज़ करते हुए भी डिज़ाइन किया जा सकता है। यहाँ पर सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग 2 ऑप एम्प्स, वर्किंग प्रोसेस सेम है। यहाँ पे 2 ऑप एम्प अप्लाई किया है। फर्स्ट ऑप एम्प में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया है और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का होता है। फर्स्ट स्टेज जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, सेकंड स्टेज जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, सॉरी सेकंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद फीडबैक। सेकंड में दोनों पे इनपुट मिल रहा है, फर्स्ट का जो आउटपुट है वो भी मिल रहा है और सेकंड जो VA है वो डायरेक्ट नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है, तो सेकंड स्टेज हो गई डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद फीडबैक। तो 2 ऑप एम्प से डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाया गया है। और बात करते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो फर्स्ट जो स्टेज है इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक है, यानी 1 + RF डिवाइडेड बाय R1 इंटू इनपुट सिग्नल। तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप V1, यहाँ पे नोटेशन V1 दे दिया। फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है उसका नोटेशन V1 दे दिया, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1 + RF बाय R1। यहाँ पे RF क्या है, R2 है और R1 की जगह R3 लिखा हुआ है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का फॉर्मूला है। इससे इक्वेशन फर्स्ट मिली। और फिर V1 और नेक्स्ट जो इनपुट वोल्टेज VA था, ये दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं। तो फिर वही सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट आएगा कि एक बार V1 की वजह से क्या आउटपुट होगा, एक बार VA की वजह से क्या आउटपुट होगा। तो देख सकते हैं VA की वजह से जो आउटपुट होगा VOA, और इसका फॉर्मूला क्या होगा सर्किट में देख सकते हैं। VA की वजह से जो आउटपुट होगा वो VOA नोटेशन दे दिया है, और जब VA लेते हैं तो V1 को 0 मान लेते हैं, और V1 को 0 मान लेते हैं, दैट मीन्स ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी VB को शॉर्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं आप, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस बन गया। तो VOA हो गया 1 + RF बाय R1 इंटू VA। सेकेंड बात, सेकेंड इनपुट वोल्टेज को एक्टिव करते हैं, VA को शॉर्ट कर देते हैं, तो VOB क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू VB 1 + R2 बाई R3 इंटू VB, यानी V1 का जो फॉर्मूला था V1 इंटू ये नॉन इन्वर्टिंग की तरह बिहेव करेगा माइनस RF बाई R1, यानी जब VA को आपने 0 कर दिया उस केस में सेकंड स्टेज का आउटपुट वोल्टेज VOB इक्वेशन 3 होगी। और सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि दोनों का एल्जेब्रिक सम ही टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा, यानी V0 विल बी इक्वेशन 4, जैसा कि इक्वेशन 4 में दिखाया गया है। इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, R1 R2 की जगह R1 पुट कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं कि R3 की जगह RF पुट कर लिया, यानी R2 R1 और R3 RF, ऐसा अज्यूम करते हैं, तो इक्वेशन और सॉल्व हो जाएगी। और फाइनली जो वोल्टेज आएगा आउटपुट वोल्टेज, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + RF बाई R1 इंटू डिफरेंस ऑफ बोथ इनपुट सिग्नल्स। तो अब जो 2 ऑप एम्प की हेल्प से जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसका गेन सिमिलर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक के। यहाँ पे गेन AVF या AF शॉर्टली लिखते हैं, AF गेन विद फीडबैक, AVF गेन वोल्टेज गेन विद फीडबैक, एक ही बात है ये। और इनका जो इसका जो फॉर्मूला होगा 1 + RF बाई R1 होगा। इसी तरीके से 3 ऑप एम्प का यूज़ करते हुए भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। A1 A2 एंड A3, यानी ऑप एम्प 1 ऑप एम्प 2 एंड ऑप एम्प 3। यहाँ पर 2 इनपुट, यहाँ नोटेशन VX VY दे दिया है, आप चाहे तो VA VB भी ले सकते हैं, आप चाहे तो V1 V2 भी ले सकते हैं इनपुट सिग्नल्स का। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया है, 2 IC 2 ऑप एम्प पैरेलल में कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए हैं, और उन दोनों का आउटपुट तीसरी ऑप एम्प IC है उसकी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है डिफरेंट रजिस्टर्स का यूज करते हुए। तो इस केस में भी सेम आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे, यानी पहले IC 1 का ऑप एम्प 1 का आउटपुट, फिर ऑप एम्प 2 का आउटपुट, और फिर उन दोनों को इनपुट दोगे A3, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे, और फिर
फाइनली कैलकुलेशन में आएगा वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 2R4 अपॉन R5 इंटू RF अपॉन R1 इंटू VXY है VX माइनस VY, यानी दोनों इनपुट का डिफरेंस इंटू गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और फाइनली मैं बता देता हूँ, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। RF जहाँ आ रहा है, R3 आ रहा है, वहाँ पे RF लिख देंगे और R4 और R5 की जगह सिमिलर वोल्टेज की वैल्यू रखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सिमिलर टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग 3 ओपेम्स का जो गेन होगा दैट विल बी सिमिलर टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद feedback. So in this way we can design a differential amplifier which is very useful in industrial applications like that. प्रैक्टिकली भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें अप्रोप्रिएट टिपिकल वैल्यू दी हुई है जिसमें RF की वैल्यू R1 की वैल्यू से ज़्यादा ली जाती है, जैसा मैंने प्रीवियस केसेस में इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केसेस में बताया था। R1 की वैल्यू कम स्मॉल वैल्यू चूज करते हैं, RF की ज़्यादा वैल्यू चूज करते हैं, उसके पीछे रीजन भी बताए थे। और इसी तरीके से R3 की वैल्यू RF के इक्वल ली गई है, R2 की वैल्यू R1 के इक्वल ली गई है। तो प्रैक्टिकली भी ओपैम्प से डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिज़ाइन किया जा सकता है। थैंक यू।